अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम ने अपने गांव में, ढाबा नाम का गांव, वहां उसने अपने खर्चे से 20 लाख अपनी जेब से खर्च करके स्कूल खोला। और उस गांव की आबादी में सिर्फ 4 परिवार मुसलमानों के हैं, बाकी हजारों जो लोग हैं वो हिंदू हैं। उसने ये नहीं देखा, उसने स्कूल आदिवासियों के लिए खोला, उसने स्कूल दलितों के लिए खोला। कलेक्टर ने कहा कि मुझे ऊपर से आदेश है और उसने वो स्कूल गिरा दिया। अफवाह उड़ाई गई कि वहां जिहाद हो रहा है, मदरसा चलाया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन, जबकि स्थानीय लोगों ने, सबने जांच करके, पुलिस तक ने जांच करके देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन ऊपर का दबाव था। ये दबाव क्या था? ये दबाव ये था, मध्य प्रदेश के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, भारत के गांव देहात के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, तो डीजे के ऊपर नाचते हुए मस्जिदों के सामने तलवारें कौन लहराएगा? यह दबाव था। आपके हमारे बच्चे न पढ़ सकें, इनका एजेंडा चलाएं, मस्जिदों के सामने नाचें, क्रिसमस के दौरान ईसाइयों को तंग करें, यह इनका एजेंडा है। अफवाहों की भेंट चढ़ा शिक्षा का सपना, जब एक स्कूल को मदरसा बताकर ढहा दिया गया। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बसा एक छोटा सा गांव, आबादी लगभग 2000 के आसपास। इस गांव की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहां रहने वाले ज्यादातर बच्चों को पढ़ाई के लिए रोज महाराष्ट्र के दूसरे गांवों तक जाना पड़ता है। कच्चे रास्ते, लंबी दूरी, मौसम की मार और आर्थिक तंगी, इन सब के बीच बच्चों की शिक्षा किसी संघर्ष से कम नहीं। इसी गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार रहते हैं। इन्हीं परिवारों में से एक हैं अब्दुल नईम, एक आम नागरिक जिनका सपना बेहद असाधारण था। उन्होंने गांव के बच्चों की कठिनाइयों को करीब से देखा और तय किया कि क्यों न गांव में ही एक स्कूल बना दिया जाए, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर न जाना पड़े। अब्दुल नईम ने किसी सरकार, किसी संस्था या किसी एनजीओ से मदद नहीं मांगी। उन्होंने अपनी निजी पूंजी से लगभग 22 से 25 लाख रुपए खर्च कर गांव में एक स्कूल भवन बनवाने का निर्णय लिया। न कोई राजनीतिक मकसद, न कोई धार्मिक एजेंडा, सिर्फ शिक्षा। भवन बहुत बड़ा भी नहीं था, बस इतना कि गांव के बच्चे वहीं पढ़ सकें, सुरक्षित माहौल में शिक्षा पा सकें। अफवाहों ने बदल दी कहानी। निर्माण कार्य शुरू हुआ ही था कि कुछ लोगों ने गांव में यह अफवाह फैला दी कि वहां मदरसा बनाया जा रहा है। बिना सच्चाई जाने, बिना पूछताछ किए, बिना यह समझे कि गांव में मुस्लिम परिवारों की संख्या महज 3 है, अफवाह ने आग का काम किया। और फिर वही हुआ जो आज के दौर में अक्सर देखने को मिल रहा है। प्रशासन आया और बुलडोजर चल गया। प्रशासन मौके पर पहुंचा। किसी संवाद, किसी स्पष्ट जांच, किसी मानवीय संवेदना के बिना निर्माणाधीन भवन पर बुलडोजर चला दिया गया। वह इमारत नहीं टूटी, बल्कि एक सपना ढह गया। वह सपना जिसमें गांव के बच्चे रोज मीलों पैदल नहीं चलते। वह सपना जिसमें शिक्षा धर्म से ऊपर होती। मैं मदरसा बनाकर क्या करूंगा? अब्दुल नईम का दर्द। अब्दुल नईम की आवाज में आज भी दर्द साफ झलकता है। वे कहते हैं, मेरे गांव में सिर्फ 3 मुस्लिम परिवार हैं। मैं मदरसा बनाकर क्या करूंगा? मैं तो बस चाहता था कि गांव के बच्चों को दूर न जाना पड़े, उनकी तकलीफें खत्म हो। मैंने ये स्कूल इंसानियत के नाते बनाना शुरू किया था। उनका सवाल सिर्फ प्रशासन से नहीं, हमारे समाज से भी है। सवाल जो देश से जवाब मांगते हैं। क्या शिक्षा का काम भी अब शक की निगाह से देखा जाएगा? क्या किसी की नीयत जाने बिना सिर्फ अफवाहों पर कार्रवाई जायज़ है? क्या एक आम नागरिक का समाज के लिए किया गया प्रयास इतनी आसानी से कुचल दिया जाएगा? निष्कर्ष, ये घटना सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है। यह उस दौर का आईना है जहां अफवाहें हकीकत से ज्यादा ताकतवर हो गई हैं और शिक्षा भी संदेह के घेरे में खड़ी है। अब्दुल नईम का सपना टूटा है, लेकिन यह सवाल अब भी जिंदा है। क्या इंसानियत, शिक्षा और सद्भावना के लिए समाज में अब जगह बची है? चाह रहा था, अभी मेरा कोई इरादा नहीं खुलना चाह रहा मैं। तो लोग ये आरोप लगा रहे थे, वहाँ जो खबरें आई थी कि मदरसा खोल रहे हैं, क्या इसकी ये जानकारी? सर, मैंने एमपी बोर्ड से स्कूल के लिए आवेदन 30 दिसंबर को किया। अब एमपी बोर्ड से आवेदन किया और अभी तो वहाँ कुछ कह रहे, तो फिर मदरसा तो कैसा था? और वहाँ पे सिर्फ गिनती के 3 मकान है हमारे मुस्लिम लोगों के। उसके अलावा हम मदरसा खोल कर मैं किसको पढ़ाऊंगा? सर, मेरे को इंटेंशन ही नहीं था मदरसा खोलने का। हमारे 4 स्कूल खोल रहे थे, तो आपको अनुमतियाँ तो लेनी थी। तो मैंने अनुमतियाँ ली, स्कूल के हिसाब से जो भी गाइडलाइन में दिखाया गया था उसमें तो सारी जाकेट दिया और मैंने आवेदन किया। तो मेरा आवेदन स्वीकृत हुआ वहाँ पे कि मान्यता के लिए हमने। तो जब सर उसके अंदर कहीं से कोई पंचायत की एमएससी दिख नहीं था, उससे मुझे पता नहीं था। जो आज़ाद जो चीज़ें मांग रहे थे मैं उसको पढ़ते जा रहा था, वैसा ऐसा करते जा रहा था। गाँव के लोग चाहते हैं वहाँ स्कूल बने। इन्होंने अपनी निजी भूमि में, जमीन पे वो स्कूल बनाने का काम शुरू किया। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई, वो उसका फाइन भरने को तैयार है। लेकिन वहाँ पर एसडीएम और सारे लोग जाकर के इनका मकान गिराने की बात कर रहे हैं। अगर किसी से गलती हुई है तो पहले उनको नोटिस जाए एसडीएम के यहाँ से, वो उसका पूरा पालन कर लेंगे। और
वहाँ गांव के लोग चाहते हैं कि इनका स्कूल खोले और वो शिक्षित हो उनके बच्चे। एकदम महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, लोगों को महाराष्ट्र जाना पड़ता है वहाँ से। अगर कोई व्यक्ति अपनी जमीन खुद दे करके स्कूल बना करके वहाँ पे लोगों को शिक्षित करना चाहता है तो उससे भी रोका जा रहा है। ये कौन सी बात है, ये समझ नहीं है। अगर कोई गलती उससे हुई है तो उसको वो तैयार है ना उस बात के लिए नियम अनुसार। ये कौन सी बात होती कि आप जो उन्होंने 25 लाख रुपए खर्च कर दिए वो तोड़ना ही है, मतलब आप तो दबाव बना रहे हैं ना सीधे। भाई उनको नोटिस दे, टाइम दे, पेशी हो उनकी, उस पर अगर वो सारी चीजें फुलफिल कर देते हैं, वो पनिशमेंट भरने को तैयार है, उसके बाद भी उनकी बात सुनवाई नहीं कर रहे। अच्छा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये बाबा साहब अंबेडकर का मूल मंत्र था। ये एक ऐसा मूल मंत्र जिसको संघ और संघ समर्थित संगठनों ने कभी स्वीकार नहीं किया, इसका हमेशा विरोध करते रहे। 10 साल में सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके विशेष तौर पे शिक्षा पर इन लोगों ने हमला बोला, और खास तौर पे जब ये शिक्षा दलितों को, आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को मिल रही हो। जम्मू कश्मीर में अभी आपने देखा कैसे एक मेडिकल कॉलेज को बंद कर दिया गया क्योंकि मुसलमान बच्चे 44 के लगभग अपनी काबिलियत से नीट क्वालिफाई कर गए। ये इन्हें नागवार गुजरा, ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के बैतूल में अब्दुल नईम ने अपने गांव में, ढाबा नाम का गांव, वहां उसने अपने खर्चे से 20 लाख अपनी जेब से खर्च करके स्कूल खोला, और उस गांव की आबादी में सिर्फ 4 परिवार मुसलमानों के हैं, बाकी हजारों जो लोग हैं वो हिंदू हैं। उसने ये नहीं देखा, उसने स्कूल आदिवासियों के लिए खोला, उसने स्कूल दलितों के लिए खोला। कलेक्टर ने कहा कि मुझे ऊपर से आदेश है और उसने वो स्कूल गिरा दिया। अफवाह उड़ाई गई कि वहां जिहाद हो रहा है, मदरसा चलाया जा रहा है, जबकि जिला प्रशासन, जबकि स्थानीय लोगों ने, सबने जांच करके, पुलिस तक ने जांच करके देखा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन ऊपर का दबाव था। ये दबाव क्या था? ये दबाव ये था, मध्य प्रदेश के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, भारत के गांव देहात के बच्चे अगर पढ़ लिख जाएंगे, तो डीजे के ऊपर नाचते हुए मस्जिदों के सामने तलवारें कौन लहराएगा? यह दबाव था। आपके हमारे बच्चे न पढ़ सकें, इनका एजेंडा चलाएं, मस्जिदों के सामने नाचें, क्रिसमस के दौरान ईसाइयों को तंग करें, यह इनका एजेंडा है। इनके बच्चे विदेशों में पढ़े। उठा के देखिए लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, नेताओं की, कैसे इनके बच्चे कहां कहां पढ़ रहे हैं, और फिर तुलना कीजिए कि हमारे आपके बच्चे, हमारे गांव देहात के बच्चों के लिए स्कूल इनको बर्दाश्त नहीं होता। विशेष तौर पे आदिवासियों के लिए स्कूल, दलितों के लिए स्कूल, अल्पसंख्यकों के लिए कॉलेज या स्कूल। अब्दुल नईम के साथ जो हुआ, ये कोई नई बात नहीं है, ये इनका एजेंडा है। इस एजेंडा को अगर रोकना है तो इनको बार बार एक्सपोज करना पड़ेगा, हम सबको संगठित होकर इन्हें एक्सपोज करना पड़ेगा। नहीं तो अब्दुल नईम तो चलिए अपना उसका पैसा बचाएगा, अगली बार स्कूल नहीं चलाएगा, लेकिन गांव देहात के आदिवासी दलित बच्चे डीजे पर नाचेंगे, मस्जिदों के सामने तलवारें लहराएंगे।